एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज लेकर आए हम कोलाइडो के वर्गीकरण। जो कोलाइडो का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, 4 बेस पे क्लासिफाई किए थे, वर्गीकृत किए थे। तो उसको हम लोग विस्तृत ढंग से हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं कोलाइडो का वर्गीकरण। पहला आपका वर्गीकरण था, इसके आधार पे परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कोलाइडो का वर्गीकरण। सबसे पहला क्या था? परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की अवस्थाओं के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण कितने भाग में किए थे? याद है आप लोग को? कितने भाग में किए थे? 8 भागों में किया था। तो सबसे पहले वर्गीकरण हम लोग फर्स्ट वाला वर्गीकरण करते हैं। इसके आधार पर, अवस्था के आधार पर परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अवस्था के आधार पर कोलाइडो का वर्गीकरण किसके आधार पर? परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अवस्था के आधार पर कोलाइडो का वर्गीकरण हम लोग कितना किए थे? 8। कितना किए थे जी? 8। तो देख लेते हैं 8 वो कौन है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि परिक्षेपित प्रवस्था, परिक्षेपित प्रवस्था को हम लोग शॉर्ट में क्या बोले थे? डिस्पर्स फेज। अब परिक्षेपण माध्यम को क्या बोले थे? डिस्पर्सन मीडियम बोले थे ना। और हम यहाँ पे ले लेते हैं कोलाइड का नाम क्या होगा? कोलाइड। और इधर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि उदाहरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि परिक्षेपित प्रवस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो? ठोस। तो ये पहला कोलाइड विलयन बन रहा है। दूसरा कोलाइड विलयन, परिक्षेपित प्रवस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव। तीसरा अगर हम लोग कह सकते हैं कि परिक्षेपित प्रवस्था ठोस हो और ठोस किसमें घुला हो? गैस में, यानी परिक्षेपण माध्यम गैस। चौथा है, तो देख सकते हैं ठोस में, ठोस द्रव में, ठोस गैस में, फिर द्रव ठोस में, द्रव में, द्रव गैस में, गैस ठोस में और गैस द्रव में। गैस में मिलेगा तो कोलाइड विलयन नहीं कहलाता, वो कोलाइड विलयन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए 8 टाइप के बने। तो वैसे हो सकता था 9वां भी हो सकता था गैस, लेकिन कोलाइडल विलयन कोलाइडल सॉल्यूशन है नहीं। सॉलिड डिस्पर्स फेज भी सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, यानी कि परिक्षेपित प्रवस्था भी ठोस अवस्था हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस अवस्था। तो इस तरह के कोलाइडल विलयन को बोला जाता है, कोलाइडल विलयन का नाम होता है ठोस सॉलिड। क्या नाम होता है? ठोस सॉलिड। सेकेंड है कि अगर परिक्षेपित प्रवस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव हो, तो इस तरह के कोलाइडल विलयन को क्या बोलते हैं? सॉल कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइडल विलयन को क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। अगर ठोस और गैस हो तो इसे हम लोग कहते हैं एरोसॉल। क्या कहा जाता है? एरोसॉल। यानी परिक्षेपित प्रवस्था ठोस हुआ और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो, तो एरोसॉल बोलेंगे। द्रव हो, परिक्षेपित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो इसे कहते हैं हम लोग जेल। क्या बोलते हैं? जेल। अगर परिक्षेपित प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, दोनों लिक्विड स्टेट में हो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में हो, इसे पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस। इमल्सन इंग्लिश में बोलते हैं। पायस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमल्सन। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव और गैस हो तो इसको द्रव एरोसॉल कहते हैं। द्रव एरोसॉल। अगर गैस
परिक्षेपित प्रवस्था और ठोस परिक्षेपण माध्यम, तो इसको भी ठोस सॉल ही कह सकते हैं या ठोस झाग भी कह सकते हैं, ठोस सॉल। और अगर परिक्षेपित प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, ठोस हो, सॉरी गैस हो, परिक्षेपित प्रवस्था डिस्पर्स फेज क्या हो, गैस हो, और परिक्षेपण माध्यम जो हो द्रव हो, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, द्रव हो, तो इस तरह के कोलाइडी विलयन को हम लोग बोलते हैं क्या, फोम। क्या बोलते थे, फोम बोलते हैं। तो कोलाइडी विलयन अगर कोई पूछे कि ठोस सॉल्ट किसको बोलेंगे, तो वैसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड स्टेट में हो, अर्थात इसका परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों सॉलिड स्टेट में हो, तो ठोस सॉल्ट बोलेंगे। जी, परिक्षेपित प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो उसे सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। जिसके परिक्षेपित प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो एरोसॉल, परिक्षेपित प्रवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो जेल कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी यहाँ कर सकते हैं, डेफिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं। इधर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और अधिकतर एग्जाम्पल ही पूछता है कि दूध क्या है, धुआं क्या है, कोहरा जो बादल ठंडी में आ जाता है, कोहरा कुहासा, ये क्या है, कीचड़ जो होता है वो क्या है, इसमें से पूछ सकता है। कि मानिए कि दूध कौन चीज है, दूध क्या है, ठोस सॉल है कि सॉल है कि एरोसॉल है, जेल है कि पायस है, द्रव एरोसॉल की ठोस सॉल है कि फोम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल चलिए हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो देख सकते हैं कि ठोस सॉल का एग्जाम्पल रूबी कांच, जो इमराल्ड अंगूठी का जो नग लगता है वो है, रॉक साल्ट रंगीन पत्थर आते हैं, बहुत सारा ज्वेलरी में काम आते हैं, तो ये सब ठोस सॉल इसको बोलते हैं। उसके बाद सॉल में आ सकते हैं पेंट हो है, स्याही इंक जो होता है, अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, और कीचड़। अब एरोसॉल धुआं और धूल क्या कौन कैसा कोलाइडी विलयन है, एरोसॉल है। जैसे कि धुआं में ठोस भी रहता है, गैस भी रहता है। जेल जेली आता है खाने वाला, पनीर मक्खन दही, ये सब किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, जेल है। पायस में बोल सकते हैं दूध, क्रीम, रबर, हेयर क्रीम जानते हैं ना, जिसको हम लोग आजकल काफी ट्रेंड बन चुका है, नए जमाने में हेयर क्रीम लगाया जाता है, जिसको स्पाइसी कट ये बाल को थोड़ा सा घुमाने चिपकाने में, तो हेयर क्रीम जिसको हम लोग सेट वेट बहुत सारा कंपनी का आता है। नेक्स्ट द्रव एरोसॉल, बादल है, बादल, कोहरा कुहासा यानी फॉग मिस्ट, ये बोल सकते हैं। ठोस सॉल के अंतर्गत झावा, झावा पत्थर देखे हैं, ईंट जो होता है जो काला सा हो जाता है, उसको झावा बोलते हैं। पत्थर, उसको झावा पत्थर पूरा नाम होता है। और फोम, और फोम इसमें आ जाता है साबुन के झाग, ये फोम जो है इसमें साबुन के झाग आते हैं। ये फोम जो है थर्मोकोल इस टाइप के होते हैं, वो उसको ठोस सॉल कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन को हम लोग इतने 8 पार्ट में बांटते हैं। ये किसके आधार पर, स्टेट के आधार पर, यानी कि अवस्था। कोलाइडी परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का अवस्था क्या है, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट क्या है, उसके आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। ये तो क्लासिफाई हम लोग कर लिए। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछता, अधिकतर एग्जाम्पल ही पूछता है, अधिकतर इसमें से एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जल्दी फटाफट कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, प्रकटता के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी प्रकटता के आधार पे। इसको कॉपी कीजिए। चलिए हटा दीजिए इसको। हम लोग प्रकटता के आधार पे, किसके आधार पे, प्रकटता के आधार पर, प्रकटता के आधार पर कोलाइडी विलयन जो है 2 प्रकार के। प्रकटता के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रकटता यानी अपीयरेंस के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट इसमें हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं
सॉल्व, क्या बोलते हैं, सॉल्व। और दूसरा हो जाता है हमारा जेल, क्या हो जाता है, जेल। अब सॉल्व क्या है और जेल क्या है, यहाँ पे समझना है कि सॉल्व क्या है, जेल क्या है। प्रकटता यानी प्रकट कैसे हो रहा है, कैसे दिख रहा है, अपीयर कैसे है, किस तरह के देखने में लग रहा है, उसके बेसिस पे हमको कोलाइडल सॉल्यूशन को, पूरा आठों कोलाइडल सॉल्यूशन को दो ही पार्ट में यहाँ पे बांट दिया जा रहा है। उसके अपीयरेंस के आधार पर, प्रकट कैसे हो रहा है उसके आधार पर, एक को बोलते हैं सॉल्व, दूसरे को बोलते हैं जेल। सॉल्व किसको बोलते हैं, जब कोलाइडी विलयन किसकी तरह दिखे, द्रव की तरह। कोलाइडी विलयन देखने में कैसा हो, द्रव की तरह हो, तो उसे सॉल्व करते हैं। और जब कोलाइडी विलयन देखने में ठोस की तरह लगता हो, ठोस के सदृश दिखता हो, तो उस तरह के कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेल। इसके एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अगर कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रवस्था एल्कोहल हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उसको एल्कोसॉल। क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल। अगर बेंजीन हो जाए परिक्षेपित प्रवस्था, तो उसको बेंजोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोसॉल। अगर परिक्षेपित प्रवस्था, सेकेंड थर्ड एग्जांपल, जल हो, परिक्षेपित प्रवस्था क्या हो जाए, जल हो जाए, तो उसे बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि परिक्षेपित अवस्था अगर एल्कोहल हो जाए, क्या हो जाए, एल्कोहल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल। अगर परिक्षेपित प्रवस्था बेंजीन हो जाए, क्या हो जाए, बेंजीन, तो उसे बेंजोसॉल कहते हैं। अगर परिक्षेपित प्रवस्था जल हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोसॉल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल। अगर परिक्षेपित प्रवस्था हवा हो, परिक्षेपित प्रवस्था क्या हो, हवा हो, तो उसे एरोसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोसॉल। तो ये सब जो है, इसको देखिए, एल्कोहल और बेंजीन वाला जो सॉल है, इसको एर्गोसॉल भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, सॉल किसे कहेंगे, वैसे कोलाइडी विलयन जो प्रकट हो, देखने में किसके जैसा हो, द्रव के जैसा हो, तो उसे सॉल कहते हैं। और देखने में वो ठोस के सदृश हो, तो उसे क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द्रव के रूप में रहता है, रूप में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग को दिख रहा है कि एल्कोहल अगर परिक्षेपित प्रवस्था तो एल्कोसॉल, बेंजीन हो तो बेंजोसॉल, जल हो तो हाइड्रोसॉल, और हवा हो अगर परिक्षेपित प्रवस्था तो उसे क्या बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। से एल्कोसॉल और बेंजोसॉल को आर्गेनोसॉल भी कहा जाता है। कौन सा, आर्गेनोसॉल के नाम से भी जानते हैं इसको, आर्गेनोसॉल भी कह सकते हैं इसको, एल्कोसॉल और बेंजोसॉल। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं जेल की तरफ, इधर करते हैं जेल की तरफ। तो जेल किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ठोस के सदृश कोलाइडी विलयन हो, कोलाइडी विलयन हो, तो उसे जेल कहते हैं। ठोस के सदृश कोलाइडी विलयन जो ठोस की तरह देखने में प्रकट होता हो, तो उसे क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैली, जो खाने वाला जैली, नॉर्मल जैली जो आता है, इसका एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं जेल। तो प्रकटता के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के हुए, दो, सॉल्व और जेल। इसका हम लोग को एग्जांपल याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है आर्गेनोसॉल किसको बोलेंगे, तो एल्कोसॉल को आर्गेनोसॉल बोल सकते हैं। बेंजोसॉल को पूछेगा कि बेंजोसॉल किसको बोलते हैं, तो जिसमें परिक्षेपित परावस्था बेंजीन के रूप में तो बेंजोसॉल, परिक्षेपित परावस्था एल्कोहल के रूप में हो तो एल्कोसॉल, परिक्षेपित प्रवस्था जल के रूप में हो तो हाइड्रोसॉल, परिक्षेपित प्रवस्था हवा के रूप में हो तो उसे एरोसॉल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो प्रकटता के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने टाइप के हुए, दो टाइप के हुए, एक को सॉल्व बोलेंगे, एक को जेल बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लिए हैं, कॉपी कीजिए जल्दी।
कर लिए कॉपी? कर लिए? हटा दिए जाए? चलिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को तीसरा हम लोग को जानना है, इसके आधार पे परिक्षेपित परावस्था को क्या बोले थे? डिस्पर्स फेज, डीपी परिक्षेपित परावस्था। और परिक्षेपण माध्यम को क्या बोले थे? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एवं डिस्पर्सन मीडियम के बीच अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया को आकर्षण भी कह सकते हैं। आकर्षण, इंटरैक्शन, यानी अन्योन्य क्रिया नहीं, आकर्षण के आधार पर। तो कोलाइडी विलयन जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है? आकर्षण होता है कि विकर्षण होता है? अधिक आकर्षण होता है कि कम आकर्षण होता है? इसके आधार पे कोलाइडी विलयन को दो भाग में बांटा गया है, यानी परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इसको क्या बोलते हैं? परिक्षेपित परावस्था। इसको क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित परावस्था के बीच आकर्षण होता है कि विकर्षण होता है, इसके आधार पर कोलाइडी विलयन को दो पार्ट में यहाँ पे बांटा जाता है। कितने पार्ट में बांटा जाता है? दो पार्ट में। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। अब देखिए, इसको इंग्लिश में लायोफिलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लायोफिलिक कोलाइड। क्या बोला जाता है? लायोफिलिक। इसको लायोफोबिक, लायोफिलिक क्लोराइड, इसको बोला जाता है लायोफोबिक, लायोफोबिक क्लोराइड। हिंदी में भी एग्जाम में पूछ देता है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और दोनों में डिफरेंस को पूछता है। द्रव से नहीं कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड नहीं लिखकर हिंदी में ही लिखेगा, इसको हिंदी में ही लिख देगा लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो पहले यहाँ पे जानना है लायोफिलिक, लायोफोबिक। देख बाबू, डिस्पर्स फेज यानी परिक्षेपित परावस्था, एगो है डिस्पर्सन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम। अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण होता है और काफी ज्यादा आकर्षण होता है, तो इस तरह के जो कोलाइडी विलयन बनेंगे उसे क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही। ये वर्ड से देखिए, फिलिक, फिलिक का मतलब होता है टू लव, स्नेह। द्रव स्नेही, स्नेह कब होगा? जब आकर्षण होगा। लेकिन अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो इंटरेक्शन है अच्छा नहीं है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, आकर्षण कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो कोलाइडी विलयन बनेगा वहां पे विरोध होगा। जहां विरोध होता है वही ना विकर्षण होता है। तो इस तरह कोलाइडी विलयन को बोलेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। जब डिस्पर्स में डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन होता है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो इस तरह कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन कम होता है, तो इस तरह कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन को बोला जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स या द्रव विरोधी कोलाइड्स। बात समझ आए ना? तो चलिए यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इसको कब कहेंगे? जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण होता है, तो उसे कौन बोलते हैं? द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन या लायोफिलिक। लेकिन इसमें बोलेंगे, इसमें कह सकते हैं जब डिस्पर्स फेज एवं डिस्पर्सन, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जिलेटिन, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट,
गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गए द्रव विरोधी कोलाइड जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण बहुत ही कम हो तो उसे द्रव विरोधी या लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। अब इन दोनों का प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, इसका अगर गुण देखा जाए, इसका अगर हम लोग प्रॉपर्टी या गुण देखें, इसके प्रॉपर्टी या गुण देखें तो पहला प्रॉपर्टी है कि यह उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। यह जो है उत्क्रमणीय, द्रव से नहीं कोलाइड विलयन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। और दूसरी बात है कि यह अस्थायी होता है। क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ कि द्रव से नहीं कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर हम लोग गर्म करके, हीट करके, वाष्पित करके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग भी कर दें, क्या कर दें? अलग कर दें, तो फिर अगर मन करे तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर दिए वाष्पित करके, और फिर चाहे कि हम बना लें द्रव से नहीं कोलाइड विलयन, तो फिर उसको मिला दिए तो बन गया। तो इसी को क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय। और ये अस्थायी भी होता है। लेकिन इसका अगर हम लोग बात करते हैं, इसका अगर प्रॉपर्टी या गुण हम लोग देखते हैं, तो इसका प्रॉपर्टी या गुण हम लोग देखिएगा ध्यान से कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग कर दिए और दोबारा चाहे फिर मिक्स करके द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने के लिए तो नहीं बन सकता है। यानी कि ये उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय है, नहीं इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। और दूसरी बात, ये बहुत ही कम अस्थायी होता है, बहुत ही कम अस्थायी होता है। आप समझ आए ना? देख सकते हैं कि द्रव से नहीं और द्रव विरोधी कोलाइड। अब इसमें डिफरेंस या अंतर भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो आप इजीली आसानी से बता सकते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड्स जो कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन होता है और यह रिवर्सिबल होता है। इसको अगर डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को अलग भी कर देते हैं तो चाहे तो फिर दोबारा उसको मिक्स करके फिर से हम लोग लायोफिलिक तैयार कर सकते हैं। और ये स्टेबल भी होता है, अस्थायी होता है। अगर इसकी बात करें तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इस तरह के कोलाइड सॉल्यूशन या विलयन को क्या बोलेंगे? द्रव विरोधी कोलाइड विलयन। एग्जांपल है यहाँ पे। इसका प्रॉपर्टी अगर बताना चाहे, डील करना चाहे तो बोल सकते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड यानी लायोफोबिक कोलाइड होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय है। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम यानी कि परिक्षेपित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम को अलग कर देते हैं और फिर से चाहे कि मिक्स करके हम लोग कोलाइड विलयन तैयार कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग इरिवर्सिबल प्रॉपर्टीज या अनुत्क्रमणीय प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही कम अस्थायी होता है। तो कितने बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर लिए कोलाइड विलयन को? 3 बेस पे। चौथा कौन बेस है जी? कणों के प्रकृति के आधार पर। तो चलिए चौथा करते हैं। ये समझ में आ गया है? समझ में आ गया? इसको कॉपी कीजिए। कॉपी कर चुके हैं, हटा लीजिए। चौथा हम लोग का क्लासिफिकेशन कोलाइड विलयन का क्या है? परिक्षेपित यानी कि डिस्पर्स फेज के कणों के प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर कोलाइड विलयन को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में बांटते हैं। इसके आधार पर डिस्पर्स फेज यानी परिक्षेपित परावस्था। डिस्पर्स फेज बोले तो परिक्षेपित परावस्था। परिक्षेपित परावस्था के कण का प्रकार क्या है, किस टाइप के कण है, उसके आधार पे कोलॉइडल सॉल्यूशन को 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला है बहुआण्विक, दूसरा है सहचरी
कोलाइड। ऐसा कोलाइड सहचरी, इसको मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड बोलते हैं। इसको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कह सकते हैं और इसको हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड्स कह सकते हैं। बहुआण्विक कोलॉइड बोलते हैं जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था यानी डिस्पर्स फेज के अनेक छोटे छोटे बहुत से कण हो, बहुआण्विक यानी डिस्पर्स फेज यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था के बहुत से छोटे छोटे कणों से कण हो और उससे कोलाइडी विलयन बनता है तो उसे बहुआण्विक कोलाइड बोलते हैं। बृहद आणविक, बृहद मतलब बड़ा, जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था के कणों का आकार कोलाइडी विलयन के कणों के आकार से बड़ा हो। कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उनके कण के आकार से अगर बड़ा हो, साइज अगर बड़ा हो, तो उस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को बृहद आणविक या मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सहचरी कोलाइड, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या है। कोलाइड क्या है कि जब निम्न सांद्रता कंसंट्रेशन लो है तो वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करे। अगर सांद्रता अधिक हो जाए तो वह कोलाइड की तरह काम करने लगे, कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगे, तो उसे सहचरी कोलाइड या मिसेल भी कहते हैं। वैसे कोलाइडी विलयन चाहे वैसे कोलाइड के कण परिक्षेपित कण वैसे परिक्षेपित कण जब निम्न सांद्रता यानी लोअर कंसंट्रेशन में हो तो इसका काम करे वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करे। अगर हायर कंसंट्रेशन उच्च सांद्रता में हो तो वह कोलाइड की तरह बिहेव करता हो, तो उस तरह कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं सहचरी कोलाइड। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो बृहद आणविक या बृहद आणविक एक है, एक बहुआण्विक है और तीसरा सहचरी है। बहुआण्विक यानी कि मल्टीमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें बहुत से छोटे छोटे अणु मिलकर अगर कोलाइडी विलयन एकत्रित होकर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड, जैसे गोल्ड सॉल है, सल्फर का सॉल है। नेक्स्ट है बृहद आणविक यानी कि मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था जो है, कौन प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था के कण जो है कोलाइडी विलयन की एक्चुअल जो साइज होता है उससे बड़े हो तो उसे बोलते हैं बृहद आणविक कोलाइड। एग्जांपल सेलुलोज, प्रोटीन, जिलेटिन इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। नेक्स्ट है सहचरी कोलाइड या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो वे पदार्थ जो अगर सांद्रता कम हो, लोअर कंसंट्रेशन हो, तो वह वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करता हो। अगर हायर कंसंट्रेशन हो जाए उसका तो वह किसकी तरह बिहेव करने लगे, किसकी तरह बिहेव करने लगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह, कोलॉइडल कणों की तरह बिहेव करने लगे। तो इस तरह के कोलॉइडी विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, सहचरी कोलाइड, से मिसेल भी कहा जाता है। एग्जांपल में साबुन के जो झागो बोलते हैं उसको बोल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कंप्लीटली समझ चुका है, जान चुका है, हम लोगों ने जाना आज क्या कोलॉइडों का क्लासिफिकेशन, चार टाइप से कोलॉइड का क्लासिफिकेशन किए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दबा कर लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य ही वॉच कीजिए। लास्ट में यही कहना चाहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद रिजवान सर, ओनली वन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।